जोखिम से ये हमारी अंतिम जंग थी। इसी चट्टान के पीछे ही वो कुंड था जिसके रहस्य हमें इस खतरनाक इलाके तक खींच लाए थे। अब यही रास्ता है। बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग स्टिक भी जैसे ही कहीं रख रहे हैं, अगर वो किसी पत्थर के ऊपर नहीं पड़ा तो सीधे नीचे चली जाती है। मेरे पीछे जो बादलों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। मैं यहाँ से मैं लेक को देख चुका रहा हूँ, लेकिन कैमरे में वो कितना कैद होता रहा ये मुझे नहीं मालूम। सभी परेशानियों को ठेंगा दिखा हम दूसरी तरफ पहुंचे। पौराणिक कुंड हमारी नजरों के सामने था। इसके पहले दृश्य ने ही हमें लाजवाब कर दिया। अगर एक लाइन में कहें तो कुंड का पानी बादलों की गोद में पहाड़ के कटोरे में रखा किसी दिव्य जल जैसा दिख रहा था। कहते हैं कि ये झील देखने में जितनी बड़ी लगती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है, और जितनी इसकी गहराई है उससे भी ज्यादा इसमें लोगों की आस्था है। अभी भी ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में झील तो कई सारे, लेकिन ये इकलौती झील है जिस झील को कौवे देह त्यागने के लिए चुनते हैं। कहते हैं काकभुशुंडी ने गरुड़ को रामायण लिखने से पहले यही राम कथा सुनाई थी। इसी कुंड में प्राण त्यागे थे। इसका साक्ष्य हैं कौवे जो यहां इतनी ऊंचाई पर प्राण त्यागने आते हैं, क्योंकि उनके इष्ट का जीवन भी इसी सरोवर में खत्म हुआ था। इन सब कहानियों ने इसे देव सरोवर का नाम दे दिया। इसे देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने जब इसे पहली बार देखा होगा, वो चाहे जब कभी भी देखा हो, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, उनके मन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि इस झील को, इस लेक को किसी इंसान ने तो नहीं ही बनाया है, इसीलिए इसे देवताओं का झील कहते हैं। हम इतनी दूर झील देखने नहीं आए थे। हमारा मकसद दावों को परखना था। क्या इस कुंड में कौवे जान देने आते हैं? क्या इस सरोवर से आगे की पहाड़ियों में काकभुशुंडी का रूप आज भी दिखता है? तभी एक दृश्य ने हमें चकित कर दिया। कुंड के एक कोने में कुछ पंख पड़े थे। इनमें से कुछ कौवे के लग रहे थे तो कुछ पंख किसी और पक्षी के थे। लेकिन ये पंख कहां से आए? वो भी गांव से इतनी दूर 17,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां तो केवल पहाड़ी मैना ही आ सकती है, लेकिन ये पंख पहाड़ी मैना के भी नहीं थे।
मैं जब से हूं तब से मैंने किसी भी पक्षी को, चिड़िया को, किसी को नहीं देखा। यहां भी है। कुछ पंख पूरी तरह काले थे, कुछ ग्रे और काले। ये तो कौवे के लग रहे थे, लेकिन कुछ सफेद भी थे। ये देखने में कौवे के पंख तो नहीं लग रहे ना? ना, नहीं, ये कौवे के पंख तो नहीं है। हमारी उलझन वो पंख थे जो कौवों के लग रहे थे, लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता था? और केवल पंख क्यों हैं? कौवे कहां गए? इतनी ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर अभी हम हैं, अमूमन कोई भी पक्षी आपको ऐसे नहीं दिखेगा। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ और ये पंख दिख रहे हैं, तो मुझे लोगों की बातें बार बार याद आ रही है। कौवे अगर अपना देह त्यागते हैं तो काकभूषणी लेक पे ही जाते हैं। तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं, तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से भेंट कर देते हैं। कुछ पंख पानी की सतह पर भी तैर रहे थे। ये किसके थे? क्या कुंड में जान देने वाले कौवों के? या उन कौवों के जो किसी हादसे में मारे गए और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उनके साथी कौवे यहां डाल गए? दोनों हालत में कुंड की कहानी कौवों से जुड़ती दिख रही थी। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये इलाका कौवों के अनुकूल ही नहीं था। भारतीय कौवों को वैज्ञानिक भाषा में कॉर्वस स्प्लेंडेंस या ग्रे नेक कहा जाता है। आमतौर पर इनके शरीर ग्रे और पंख काले होते हैं। वैसे तो इनकी क्षमता और शारीरिक बनावट ऊंची उड़ान लायक होती है, लेकिन इनको अपने घरेलू वातावरण की आदत पड़ जाती है। ऐसे में ये 10,000 फीट से ज्यादा ऊपर की उड़ान आमतौर पर नहीं भरते। कौवे अपने वातावरण को लेकर, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उसे लेकर वो बहुत सजग रहते हैं। हमेशा उनकी निगाहें इस बात पर रहती है कि कोई ऊंचा मकान हो, कोई ऊंचा पेड़ हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां वो बहुत आसानी से अपना घोंसला बना सकें, बहुत आसानी से वहां अपने लिए दाना पानी जुटा सकें। लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वाकई इस कुंड में कौवे अपनी जान देते हैं, तो कुंड के अंदर उनके अवशेष जरूर पड़े होते। लेकिन कुंड के साफ पानी में नीचे सतह पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर ये पंख किसके थे? अब इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका था। हम इस कुंड से आगे बढ़ें, इस बर्फीली वादी के उस इलाके में जाएं जहां काकभुशुंडी के रूप को देखे जाने का दावा किया जाता है।